नमस्कार। आज स्लाइड्स के जरिए एक बहुत ही जरूरी मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, अरावली का संकट। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। 93%। अब सवाल है, ये 93% क्या है? दरअसल ये अरावली की उन पहाड़ियों का प्रतिशत है जिन पर अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से खत्म हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। हुआ ये है कि एक नया नियम आया है और इस नियम ने इन पुराने प्राचीन पहाड़ों में माइनिंग और कटाई की इस इजाज़त दे दी है। और यही बात एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह बन सकती है। तो आखिर हो क्या रहा है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के साथ? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसको समझते हैं। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2.5 करोड़ साल पुरानी 800 किलोमीटर लंबी एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला की, और नया नियम इसके 93% हिस्से पर सीधा असर डालता है। मतलब साफ है, इसका लगभग पूरा का पूरा अस्तित्व ही दांव पर लग गया है। अब जो बात है वो और भी दिलचस्प है। कैसे सिर्फ एक जगह पर पहाड़ों को काटना पूरे देश में एक कह लीजिए कि एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके नतीजे ये हो सकते हैं कि दिल्ली रेगिस्तान बन जाए और बिहार में भयानक बाढ़ आ जाए। देखिए, अरावली ना एक दीवार की तरह है जो थार रेगिस्तान की धूल को रोकती है। और सोचिए, अगर ये दीवार ही गिर गई तो इसका असर पूरे के पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? एक संभावित समाधान को समझने के लिए हमें एक और नाजुक पहाड़ी इलाके की तरफ देखना होगा और वहां एक इंसान के संघर्ष को समझना होगा। और ये कहानी है सोनम वांगचुक की। जी हां, वही इनोवेटर जिनसे इंस्पिरेशन लेकर 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। मतलब सोचिए, एक तरफ देश के लिए इतना कुछ किया और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उनकी जो आवाज थी वही उनकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। तो वो मांग क्या रहे थे? वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे। वो मांग रहे थे अपनी जमीन के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। और इसी सुरक्षा कवच की मांग करने पर उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मतलब एक ऐसा कानून जो आमतौर पर आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होता है, वो उन पर लगा दिया गया। और यहीं पर हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये शेड्यूल 6 है क्या, और ये इतना पावरफुल क्यों है? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ढाल की तरह काम करता है, एक शील्ड। ये पक्का करता है कि जो लोकल जमीन है, जो माइनिंग है, जो इंडस्ट्री है, उसके बारे में फैसले वहां रहने वाले लोग ही करेंगे, कोई बाहरी कंपनी या केंद्र सरकार नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है। ये सुरक्षा पहले से ही हमारे 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लागू है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसी की वजह से वहां के जंगल और संसाधन बचाने में बहुत मदद मिली है। और ये जो कंपैरिजन है, ये साफ दिखाता है कि ये संवैधानिक प्रावधान कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। देखिए, एक तरफ अरावली है जहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है और माइनिंग हो रही है, और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के जंगल हैं जो सुरक्षित हैं क्योंकि कंट्रोल वहां के लोकल लोगों के हाथ में है। चलिए, अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, ये सब अरावली संकट से कैसे जुड़ता है और एक बहुत बड़े सवाल की तरफ कैसे इशारा करता है। बात सीधी सी है, अरावली का संकट आज इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास शेड्यूल 6 की वो सुरक्षा नहीं है। जिस शोषण का डर सोनम वांगचुक को लद्दाख के लिए था, वो डर अब अरावली के लिए एक कड़वी हकीकत बन चुका है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत परेशान करने वाले ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। होता क्या है कि जो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं को चुप करा दिया जाता है, उन पर देशद्रोही का लेबल लगा दिया जाता है, जबकि हकीकत में वो क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार। सोर्स इसे एक नाम देता है, भीड़ तंत्र। और ये हमारी कलेक्टिव उदासीनता पर एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करता है। भीड़ तंत्र का मतलब क्या है? मतलब ये कि भीड़ चाहती तो है कि कोई उनके लिए लड़े, लेकिन जब वो लड़ने वाला मुश्किल में फंसता है ना, तो वही भीड़ उसके लिए आगे नहीं आती। तो आखिर में एक सवाल बचता है सोचने के लिए कि अगर बचाने वाले ही अकेले रह गए तो फिर बचेगा क्या? जब हमारा पर्यावरण और उसके रखवाले दोनों ही खतरे में हो, तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए?